नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स। साथियों, जैसे जैसे आप लोगों की इस चैनल पर संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं कि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक कमाल की कहानियां लेकर आऊं। तो साथियों, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो अब तक की सबसे अनोखी और ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी से अगर आप एक बार जुड़ गए तो मैं कहता हूं कि आखिर तक आप इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। साथियों, आज तक आपने जितनी भी हॉरर कहानियां सुनी हैं, उसमें यही सुना होगा कि कोई चुड़ैल या भूत होता है। वो हम इंसानों को नुकसान पहुंचाता है और लोगों में अपना खौफ पैदा करके रखता है। लेकिन आज जिस आत्मा की कहानी में आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी कहानी को सुनकर आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे। उस आत्मा की आपबीती सुनकर आप भी कहेंगे कि कोई भी इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। हमने भूत, प्रेत और चुड़ैलों को तो यूं ही बदनाम कर रखा है, लेकिन असली वहसी, राक्षस और दरिंदे तो इंसानों के रूप में छुपे हुए हैं। आज की कहानी है अंकिता की। अंकिता मुंबई की रहने वाली है और एक बहुत ही खौफनाक वाकया उसके साथ एक हॉस्पिटल में घटित हुआ था और उस घटना से वो अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। साथियों, आज के समय में आप भी कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देखते होंगे। इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज के नाम पर बहुत सारे गोरख धंधे चलते हैं। लोग जितने ऊंचे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर लोगों को उतने ही बुरे ही तरीके से लूटा जाता है। आप न्यूज़पेपर्स में भी कई बार देखते रहते हैं कि हॉस्पिटल्स वाले किसी की किडनी निकालकर बेच देते हैं। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो भी उसको हार्ट प्रॉब्लम बता के उसका ऑपरेशन कर देते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद भी मरीज को वेंटिलेटर पर इसलिए रखते हैं ताकि परिवार वालों को झूठा विश्वास दिलाकर उनसे पैसे लूटते रहे। और कुछ समय पहले ही मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, शायद आपने पढ़ा कि नहीं, कि गुरुग्राम और जयपुर के कुछ हॉस्पिटल्स में गरीब लोगों की किडनी निकाली जा रही थी। गरीब लोगों को 50-60 हजार रुपए में राजी करके उनके शरीर के ऑर्गन निकाले जा रहे थे और फिर उन ऑर्गन्स को आप और हमारे जैसे लोगों को 20-20 लाख रुपए में बेचा जाता था। खैर दोस्तों, अब ज्यादा समय ना खराब करते हुए मैं आज आपके सामने अंकिता की स्टोरी को शेयर करता हूं। मुंबई सिटी खुशियों का और सपनों का शहर है। ये भारत की फाइनेंशियल सिटी के नाम से जानी जाती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों का मेन ऑफिस भी यहीं रहता है। यहाँ बड़े बड़े महलों जैसे तो केवल घर ही होते हैं। यहाँ पर हर कोई अपना सपना लेकर बड़ा आदमी बनने के लिए आता है। कोई लोकल ट्रेन में सफर करते जिंदगी निकाल देता है तो किसी की किस्मत चमक जाती है तो वह मर्सिडीज में घूमता है। यहाँ रहने के लिए मकान नहीं मिलता, लेकिन पेट पालने के लिए काम जरूर मिल जाता है। इसी शहर में देर रात को एक आदमी घायल अवस्था में दौड़ता हुआ छोटी छोटी गलियों में घुसता फिर रहा था। सर पर से खून निकल रहा था जो मुंह पर आकर कपड़ों पर जा रहा था। उसने कपड़े डॉक्टर जैसे पहने थे और वह कपड़े लगभग खून से सन चुके थे। गालों पर कट के निशान थे, जैसे दोनों गालों में छुरा भोंक दिया गया हो। जब सांस लेता तो गाल फूल जाते हैं और दोनों तरफ से हवा निकलने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे सांप पुकारे मार रहा हो। एक आंख लटकी हुई थी और हाथों की उंगलियां कटी हुई थीं। लगता है किसी ने इसे मारने की कोशिश की है और यह अपनी जान बचाकर भागा हो। वह दौड़ता हुआ बार बार पीछे की ओर देख रहा था। उस रात पता नहीं क्यों वह चिल्लाता हुआ जा रहा था और आवाज दे रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। लेकिन पता नहीं क्यों गलियों में लोग उसे शायद सुन नहीं पा रहे थे और ना ही कोई बाहर आ रहा था। उसकी एक आंख पूरी डैमेज हो चुकी थी। किसी कोने में जाकर वह छुप जाता है और अपनी आंख को संभालकर उसे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कैसे लगा पाता, क्योंकि उसे दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था साक्षात वही भूत हो। उसे देखकर आम इंसान तो डर ही जाए। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो। फिर अचानक वह रुक जाता है। वो अपने सामने काले साए को देखकर हाथ जोड़कर बैठ जाता है और बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वह काले साए के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वह साया उसके पास आता है और पास आते ही उसने उस डॉक्टर को मार डाला और हाथ पैर, गर्दन, आंखें और कान सबको नोच नोच कर अलग अलग कर दिए और वहां से उड़ता हुआ कहीं और चला गया। आखिर क्या था यह साया जो इस तरह से डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी? सुबह जब 4 बजे सफाई वाला सफाई करने के लिए आता है तो गली के एक कोने में लाश के टुकड़े देखकर डर जाता है। आधे घंटे में पुलिस वहां पहुंच जाती है। सुबह 6 बजते ही लोगों की भीड़ लग जाती है। कम से कम वहां पर 100-200 लोग आसपास खड़े हुए थे और मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। गली में एक खौफ पैदा हो गया था कि इस डॉक्टर को किसने मारा। यह तो बहुत ही फेमस डॉक्टर था। इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मनोहर शुक्ला। मनोहर शुक्ला को स्टेट गवर्नमेंट ने एक अवार्ड से सम्मानित किया था। उसने भी कोरोना में अपना फर्ज ईमानदारी से अदा किया था। अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों का इलाज किया था और उन्होंने बहुत सी जानें बचाई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और सरकार के द्वारा केस सीबीआई को दे दिया जाता है। जिस एरिया में कत्ल हुआ था वह एरिया मुंबई अंधेरी ईस्ट था। अंधेरी ईस्ट पुलिस स्टेशन में सीबीआई इंस्पेक्टर शशिकांत पहुंचते हैं, जो मूलतः हिमाचल में काम करते हैं और वहीं के रहने वाले हैं। थाना इंचार्ज के पास आकर इंस्पेक्टर शशिकांत बोलते हैं कि इनके आगे पीछे और कौन कौन लोग हो सकते हैं, आप हमें कुछ डिटेल बता पाएंगे? तो थाना इंचार्ज देशमुख बोलते हैं, जी सर बिल्कुल, मैं आपको यह जानकारी शाम तक दे दूंगा और साथ में कॉल ट्रेस करके और लास्ट लोकेशन भी आपको मैं बता दूंगा। शशिकांत कहता है, ठीक है, यह भी पता लगाना जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां पर किसकी ड्यूटी थी। इतने में कांस्टेबल बोलता है, साहब ड्यूटी मेरी थी, मेरा नाम सूरजजान कौर है। शशिकांत बोलता है, तो बताइए सूरजजान जी, आपने यहां पर कुछ नहीं देखा क्या? सूरजजान कहता है, साहब उस टाइम पर मैं उसी गली के आसपास घूम रहा था। ना तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज आई, न किसी के आने जाने का पता चला, क्योंकि जिस गली में मर्डर हुआ था उसी गली के 10 फीट दूर में वहां पर खड़ा हुआ था और अपनी ड्यूटी दे रहा था। मैं वहां लगभग 1 घंटे से खड़ा हुआ था। तो देशमुख बोलते हैं, यह मर्डर 3 बजे के आसपास हुआ है, तुम उस वक्त कहां थे? सूरजजान कहता है, सर मैं वहीं था। 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मैं उसी गली के पास में खड़ा हुआ था जहां पर खाने पीने के स्टॉल लगते हैं, और पास में झुग्गी बस्तियों में भी मैं अपना राउंड मार कर आ चुका था। इंस्पेक्टर शशिकांत सोचते हुए कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब यह 10 मीटर दूर खड़ा हुआ था तो इसे आवाज क्यों नहीं आई और इतना भयानक कत्ल हो रहा हो और मरने वाला इंसान चीखे भी ना और आसपास के लोग जाकर बाहर ना आए? ऐसी हत्या बहुत कम देखने को मिलती है जिसमें शरीर के सारे पार्ट बाहर बिखरे पड़े हों और शरीर केवल खोखला पड़ा हो। अगर कोई जानवर भी वार करता तो शरीर में कुछ छोड़ता भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल शरीर के अंदर से किडनी और लीवर, फेफड़े और दिल समेत हाथ पैर तोड़ खींच कर निकाल दिए गए। आंखें भी नोच नोच कर निकाल दी गई थीं। ये कैसे हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वह इंस्पेक्टर शशिकांत अपनी आगे की तहकीकात के लिए उस गली में जा पहुंचता है। गली के कोने पर उसे कैमरा दिखाई देता है और उस कैमरे को चेक करने के लिए कंट्रोल रूम फोन लगाता है और कहता है, इस कैमरे पर जो भी शूट हुआ होगा वह मुझे बताइएगा, मैं वहीं आ रहा हूं। तो कंट्रोल रूम से बोलते हैं, सर यह कैमरा पिछले 15 घंटे से काम नहीं कर रहा है। इसे ठीक भी किया था, लेकिन मर्डर से कुछ समय पहले ही बंद हो गया। इसे फिर से ठीक किया जाना बाकी है। शशिकांत कहता है, लगता है कातिल बड़ा ही शातिर है। उसने यहां आने से पहले ही कैमरे को खराब कर दिया, लेकिन आसपास के कैमरे में जरूर चेक करूंगा। इंस्पेक्टर शशिकांत बोलता है, आसपास के कैमरे पर मुझे चेक करके बताओ, गली में से कोई बाहर निकला था क्या? मैं आ रहा हूं। और वह तुरंत कंट्रोल रूम के लिए रवाना हो जाता है। डॉक्टर शुक्ला के घर सभी परिवार वाले बिलक बिलक कर रो रहे थे। शुक्ला की बीवी रेखा जोर जोर से रोते हुए कहती है, आखिर क्यों इस भले इंसान को इतनी बेरहमी से मार दिया गया? क्या पुलिस कुछ नहीं करेगी?
क्या होगा मेरा? अभी तो मैंने हमारे बच्चे को जन्म भी नहीं दिया था और उसके जन्म से पहले ही वह अनाथ हो गया। हाय रे मेरी किस्मत, अब मैं क्या करूंगी? इधर डॉक्टरों में कानाफूसी हो रही थी। लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है, इतने बड़े आदमी को कैसे बेरहमी से मार दिया गया। इतने में वहां पर डॉक्टर संध्या आ जाती है। संध्या अपने कलीग्स उमेश के पास आकर बोलती है, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो लगता है हॉस्पिटल में किसी का श्राप लग गया है। मैंने डॉक्टर को मना किया कि आप इतनी धांधली मत करो, लेकिन वह नहीं माने और किसी मरीज के मिलने वाले ने ही इन्हें इतनी बुरी तरीके से मौत दे दी। शायद अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। हमें बच के रहना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा, नहीं तो किसी दिन हम भी मारे जाएंगे। तभी इन दोनों के पास में सुहानी नाम की नई डॉक्टर आकर खड़ी हो जाती है और डर कर कहती है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। शायद मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में पहले भी सुना था, यह हॉस्पिटल शापित है। तो संध्या जवाब देते हुए कहती है, मैंने आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं किया। हॉस्पिटल में मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल से ज्यादा हो गया है और तुम्हें अभी 4 महीने ही हुए हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उमेश बोलता है, अब तुम यहाँ चुप रहो, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया था। हमारी चुप रहने में ही भलाई है। डॉक्टर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। कंट्रोल रूम में शशिकांत बाकी की सारी फुटेज देख रहा था, लेकिन उस गली के आसपास कोई आता जाता भी नहीं दिखा। शशिकांत सोचने लगा कि हो सकता है कि कोई गली में ही रहने वाला कातिल हो। फिर वह हॉस्पिटल जाकर सभी डॉक्टर से पूछताछ करता है, जहां पर डॉक्टर उमेश, संध्या और सुहानी होती है। इंस्पेक्टर शशिकांत उमेश को आकर पूछते हैं, आप डॉक्टर को कितना समय से जानते हैं? तो वह बोलता है कि सर मैं इनको 7-8 साल से जानता हूं। बहुत ही अच्छे इंसान थे, दिल के साफ और सबका ख्याल रखने वाला इंसान था। पता नहीं किसने इनको इतनी बुरी मौत दी। भगवान उस कातिल को बुरी से बुरी सजा दे। शशिकांत पूछता है, क्या इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी हॉस्पिटल में, या फिर किसी से कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था? उमेश बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वह तो खुश मिजाज थे, किसी से आज तक उनका झगड़ा नहीं हुआ था। फिर वह बाकी लोगों से भी पूछताछ करते हैं। इसमें सुहानी और संध्या भी होती है। उनको यही जवाब मिलता है, उनका कोई दुश्मन नहीं था। फिर वह इंस्पेक्टर घर जाकर भी पूछताछ करता है, लेकिन खाली हाथ लौट जाता है। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था आखिर कातिल का पता क्यों नहीं चल पा रहा है। कोई एविडेंस भी नहीं है और कैमरा फुटेज में भी कुछ नहीं आया। हॉस्पिटल में भी किसी से दुश्मनी नहीं। परिवार वालों ने भी मना कर दिया कि कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी। अब कैसे पता किया जाए कि कातिल कौन है? इधर अखबार में बड़े बड़े फ्रंट पेपर पर डॉक्टर की मौत के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ। सीबीआई पर भी उंगली उठ रही थी कि अभी तक कातिल का पता नहीं चला है। इस तरह से 3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से एक कत्ल होता है और सब चौंक जाते हैं। अब यह कत्ल किसी वार्डन अनेश का हुआ था, जो उमेश, संध्या, सौरभ और मनोहर वाले हॉस्पिटल में काम करता। इस बार पहले कत्ल जैसे ही इस वार्डन का कत्ल किया गया था, वही आंखें नोची हुई, शरीर के सारे पार्ट बाहर बिखरे हुए, हाथ पैर खींच कर निकाले हुए। इंस्पेक्टर शशिकांत फिर वैसे वहां बॉडी को देखने पहुंच जाते हैं और उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद में डॉक्टर कहता है कि सर, पहले डॉक्टर मनोहर का कत्ल हुआ था, उसी तरीके से इस वार्डन का भी कत्ल हुआ है और शायद इसे भी तड़पा तड़पा कर मारा गया है। हाथ पैर की उंगली भी कटी हुई है और आंखें निकली हुई हैं। मारते वक्त कातिल ने बड़े ही बेरहमी से शरीर फाड़ कर रख दिया था। ऐसा कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जिसका शरीर पर कोई भी एविडेंस नहीं मिल पा रहा है? ऐसा लगता है जैसे कि नाखून से ही पूरे शरीर को फाड़ कर रख दिया है, लेकिन यह जानवर का काम तो लगता नहीं है। इंस्पेक्टर शशिकांत सोच रहे थे कि समझ नहीं आ रहा यह कातिल कौन है। वो ना तो एविडेंस छोड़ता है, ना कहीं नजर आता है। आसपास के कैमरे में चेक भी कर लो, फिर भी कुछ नहीं नजर आता है। ये वार्डन भी हॉस्पिटल में ही था, लेकिन हॉस्पिटल के सारे कैमरे उस दिन खराब हो चुके थे।
हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। 2 दिन बाद फिर से एक वार्डन प्रमोद का कत्ल हो जाता है, जो वार्डन अनेश का साथी था और वो एक ही जगह में काम करते थे, जो कि डेड बॉडी वाला रूम था। इनकी ड्यूटी वही लगती थी। अब पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों को मौत का खौफ सताने लगता है और इसके बाद उमेश घर पर जाकर यह सोचता रहता है कि कैसे एक एक करके लोग मारे जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी नहीं बच पाएंगे। डॉक्टर मनोहर ने बाकी साथियों की जान खतरे में डाल दी है। मैंने मना किया था उनको कि लालच मत करो, लेकिन वह नहीं माने। मैं इस हॉस्पिटल और इस शहर को छोड़कर ही चला जाऊंगा, नहीं तो मैं भी बेमौत मारा जाऊंगा। वह बैठा बैठा शराब पी रहा था और शराब के गुट मारे जा रहा था। रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। अभी भी वह बैठकर शराब ही पी रहा था और सिगरेट जलाकर एक कस खींचता है। वह घर की बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है और संध्या को फोन लगा देता है। संध्या की ड्यूटी रात की ही थी। हॉस्पिटल में उस समय कोई इमरजेंसी केस आया हुआ था, जो कि हार्ट पेशेंट था। संध्या उस समय फोन नहीं उठाती है, लेकिन आधे घंटे बाद वह फोन लगाकर उमेश से पूछती है, तुमने इतनी रात को फोन क्यों लगाया? उमेश कहता है कि हमें यह हॉस्पिटल छोड़कर चले जाना चाहिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। मन नहीं मान रहा, मुझे नहीं रहना यहां पर। तुम भी चलो और सुहानी को भी बोल दो यह हॉस्पिटल छोड़ दे। बाकी लोग मरे तो मर जाए, हम तो बचेंगे। संध्या कहती है, तुमने अभी शराब पी हुई है, मुझे लग रहा है, इसलिए हम कल सुबह बात करेंगे। अब तुम आराम से सो जाओ, डरो मत, कुछ नहीं होने वाला है। उमेश अपनी सिगरेट खत्म करके सोने के लिए चला जाता है। सोचते सोचते उसे आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद में उसके शरीर पर वही काला साया हवा में लहरा रहा हुआ आता है। उमेश को भनक तक नहीं है कि यह काला साया उसके ऊपर मौत बनकर मंडरा रहा है। वह साया उमेश के ऊपर कुछ देर ऐसे ही उड़ता रहता है और उसे देखता रहता है। इतने में बिजली कड़कने की आवाज आती है। लाइट चली जाती है और बारिश होना शुरू हो जाती है। बिजली के जोरदार खड़कने से उमेश की आंख खुल जाती है। आंखों के सामने एक भयानक नजारा देखकर वह चीख उठता है। वह साया उसके शरीर पर आकर बैठ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। वह साया बोलता है, पहचाना नहीं मुझे? उमेश कहता है, अरे तुम अंकिता हो ना, जो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मर गई थी। वो बोली, हाँ मैं वही अंकिता हूं और आज मैं भी तुम्हें मार दूंगी, जैसे मनोहर अनेश और प्रमोद को मारा था। उमेश ने कहा, तो तुमने ही उन तीनों को मारा है? अंकिता बोली, हाँ मैंने ही उन तीनों को मारा है और अब तेरी बारी है और धीरे धीरे हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों का भी नंबर आएगा जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की और मेरी फैमिली वालों को अपने फायदे के लिए मरवा दिया। उमेश कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वह सब डॉक्टर पाटिल के कहे जाने पर सभी ने किया था। उन्होंने ही कहा था कि मरीज को मार दो और उनके ऑर्गन निकालकर बेच दो। मैंने बस उनकी बात मानी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो या मर गई। अंकिता बोलती है, मैं उस समय जिंदा थी, मेरे मम्मी पापा भी जिंदा थे, लेकिन तुमने 1 मिनट भी नहीं सोचा और तुमने अपने फायदे के लिए हम जैसे लोगों को मार दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने और मेरे माँ बाप ने तुम्हारा, और बस चंद पैसों के लिए तुमने अपने ईमान को बेच दिया। नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी वहीं पहुंचाऊं दूंगी जहां उन तीनों को पहुंचाया है। तुमने यह भी नहीं सोचा कि मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा है। मेरा पति कुछ समय पहले ही आर्मी में शहीद हो गया था। उमेश अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो अंकिता, मुझे माफ कर दो। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा कर दूंगा, पूरे हॉस्पिटल को एक्सपोज कर दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे छोड़ दो। अंकिता हंसते हुए उमेश को बोलती है, नहीं, अभी तो और लोग भी बाकी है, उन्हें भी मारना है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले। बहुत हो गया, चलो मैं भी तुम्हारा ऑपरेशन कर देती हूं। और वह अपने बड़े बड़े लंबे लंबे हाथों से उसका गला पकड़कर सीधा अपने फ्लैट के बाहर हवा में ले पहुंचती है। कम से कम वह फ्लैट 15वें माले पर था और वहां से उस उमेश डॉक्टर को फेंक देती है।
उमेश की बिल्डिंग से गिरते ही मौत हो जाती है। फिर उसी का भी वही हाल अंकिता करती है जिन बाकी लोगों का उसने किया था। सुबह के 5 बजे थे। संध्या के फोन पर घंटी आती है और पुलिस खबर देती है कि उमेश की किसी ने हत्या कर दी है। संध्या यह बात सुनकर चौंक जाती है और रोने लगती है। उसको किसने मार दिया? उमेश सही बोल रहा था कि हम सब मरने वाले हैं, हमें हमारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। इधर संध्या डॉक्टर पाटिल को कॉल करती है और उमेश की मौत के बारे में जानकारी देती है। पाटिल बोलते हैं, देखो कोई ना कोई जरूर है जो अपने साथियों की हत्या करते हुए जा रहा है। तुम्हें किसी पर शक है क्या? संध्या कहती है, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। कौन हो सकता है? मैं यह हॉस्पिटल कल ही छोड़ दूंगी। आज के बाद कभी इस हॉस्पिटल में नहीं आऊंगी और यह शहर भी छोड़कर चली जाऊंगी। संध्या और सुहानी दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां उमेश का पोस्टमार्टम चल रहा होता है। वहां इंस्पेक्टर शशिकांत भी होते हैं। शशिकांत आकर सीधा पूछताछ करने लगते हैं कि कल तुम्हारी कुछ बात हुई थी उमेश से। तो संध्या बोलती है, हाँ, मेरी रात को करीब करीब 1 बजे के आसपास बात हुई थी। वह बोल रहा था कि हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, लेकिन कौन है मारने वाला इतना तो मुझे पता नहीं था। वह बस एक ही बात बोले जा रहा था और कह रहा था, यह हॉस्पिटल और यह शहर छोड़कर दूसरी जगह जाकर काम करूंगा, लेकिन यहां नहीं रखूंगा। संध्या पूछती है इंस्पेक्टर से, सर उमेश की बॉडी? इंस्पेक्टर शशिकांत कहता है, बॉडी में बचा ही क्या है, वैसा ही हाल किया है जो पिछले बाकी लोगों का हुआ है। संध्या सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। इधर इंस्पेक्टर उनको बोल देता है, आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। तो संध्या इस पर जवाब देते हुए कहती है, मेरी जान को भी खतरा हो सकता है तो मैं शहर में नहीं रुकना चाहूंगी, आप मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे दीजिए। इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज देशमुख को फोन लगाकर कहता है कि संध्या के यहां पर 2 कांस्टेबल प्रोटेक्शन के लिए भेज दीजिए। सुहानी इन लोगों से दूर थी क्योंकि उसे आए हुए मात्र 5 महीने हुए थे, लेकिन अब एक और इंसान बाकी था, वह था डॉक्टर पाटिल। आखिर पाटिल, संध्या, उमेश, मनोहर और 2 वार्डन, इन्होंने ऐसा क्या किया था कि वह आत्मा इनकी जान के पीछे पड़ी हुई थी। फिर उमेश का दाग संस्कार कर दिया जाता है। संध्या बहुत टेंशन में थी, साथ में सुहानी भी उसे दिलासा दे रही थी, तुम चिंता मत करो, अब तो प्रोटेक्शन भी मिल चुका है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन बात क्या है, तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे साथ में जितने भी लोग थे सब के सब मारे गए, केवल तुम और पाटिल सर बाकी है। संध्या कहती है, मुझे भी नहीं पता है कि यह कत्ल क्यों हो रहे हैं, भगवान जाने किस गुनाह की सजा हमें मिल रही है। सुहानी दिलासा देकर अपने घर को लौट जाती है। वहां 2 सिक्योरिटी आ गए थे प्रोटेक्शन के लिए, तो संध्या उन दोनों सिक्योरिटी को अपने हॉल में बिठा देती है और सोने के लिए चली जाती है। इधर दोनों सिक्योरिटी गार्ड आपस में बातें करते हुए सोफे पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो यह मैडम भी मारी जाएगी। देशमुख सर और इंस्पेक्टर शशिकांत ने हमें खास तौर पर हिदायत दी है कि हमें बिल्कुल इनका ध्यान रखना है, कुछ भी हलचल हो तो सतर्क रहना है। संध्या अपने रूम में पहुंचकर रोने लगती है और थोड़ी देर ऐसे ही रोती रहती है। उसके बाद वह लेटकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन नींद संध्या की आंखों से कोसों दूर थी। उसे बस बाकी मरे हुए लोगों की शक्ल याद आ रही थी, उनके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे और पिछले कुछ कर्म याद आ रहे थे कि मैंने क्या क्या किया था। हम लोग बहुत बुरे थे, हमने पता नहीं कितने मरीजों और उनके परिवार वालों से अनाप शनाप पैसे लूटे हैं। किसी के मर जाने के बाद में उसकी डेड बॉडी के लिए पैसा वसूला, तो किसी के मर जाने पर उसके ऑर्गन बेच दिए, किसी को जिंदा ही मार दिया, किसी के बच्चे को अलग कर दिया अपनी माँ से और उसे भी बेच दिया। पता नहीं अब आज या कल मैं जिंदा रहूंगी या ना रहूंगी। डॉक्टर बनने के टाइम पर तो हमने कसम खाई थी कि हम ईमानदारी से लोगों का इलाज करेंगे और हमेशा लोगों की भलाई के लिए खड़े रहेंगे। लालच नहीं करना था, लेकिन आज ये लालच सबको ले डूबेगा। अब मैं और पाटिल सर ही बाकी है, क्या होगा आगे? हे भगवान बचा लेना। संध्या पाटिल सर को कॉल करती है।
पाटिल सर अभी अमेरिका गए हुए थे और वहां के बोस्टन शहर से बात कर रहे थे। वह संध्या को बोलते हैं, तुम चिंता ना करो, मैं परसों आ रहा हूं, देखता हूं कौन है कातिल, पता तो चले, क्योंकि अब मैं और तुम ही बाकी हो। शायद मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। मैं किसी से डरने वाला नहीं। थोड़ी देर में संध्या को नींद आने लगती है, लेकिन अचानक मोबाइल की घंटी बोलती है। संध्या फोन उठाती है। हेलो, कौन? सामने से एक आवाज आती है, संध्या, अब अगला नंबर तुम्हारा है, फिर पाटिल भी आने वाला है, उसे भी मार दूंगी। संध्या फोन में हेलो हेलो करती रह जाती है। हेलो, कौन हो तुम? सामने वाला कहता है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं और सब याद आ जाएगा, छोड़ूंगी नहीं किसी को। वह सीधा इंस्पेक्टर शशिकांत को फोन लगाती है, लेकिन अचानक उसके पास सुहानी का फोन आता है। सुहानी उधर से बोलती है, संध्या बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी, जल्दी से मुझे बचाओ, मैं अपने रूम में कैद हूं, मुझे बचाओ, जल्दी से बचाओ। संध्या कहाँ हो? ये मुझे मार देगी। संध्या कहती है, तुम वहीं रुको, मैं अभी कांस्टेबल को लेकर जल्दी आ रही हूं। सुहानी और संध्या आसपास ही रहते थे, तो जल्दी से संध्या उसके घर को निकल जाती है। साथ में 2 कांस्टेबल भी दौड़ पड़ते हैं। उधर संध्या जैसे ही सुहानी के घर पहुंचती है तो उसके कमरे की ओर जाती है, लेकिन कमरा तो अंदर से लॉक था। कांस्टेबल मिलकर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, लेकिन वहां पर सुहानी नहीं थी। सुहानी को फोन लगाया जाता है, लेकिन फोन नहीं लगता है। सुहानी को सभी मिलकर उसके फ्लैट में ढूंढने लगते हैं, लेकिन सुहानी का कहीं अता पता नहीं होता है। आसपास छत पर सब जगह देख लिया, लेकिन सुहानी का कोई पता नहीं है। फिर वापस घंटी बजती है और सुहानी बोलती है, मैं घर से भाग निकली हूं, तुम अपने फ्लैट पर आ जाओ, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगी। संध्या तुरंत से अपने फ्लैट की ओर दौड़ जाती है और कांस्टेबल को साथ में लेना भूल जाती है, क्योंकि कांस्टेबल सुहानी को ढूंढते हुए बाहर निकल चुके थे और आसपास के एरिया में उसे ढूंढ रहे थे। संध्या जैसे ही अपने फ्लैट पर पहुंचती है तो सुहानी को आवाज लगाती है, सुहानी कहाँ हो तुम? सुहानी जवाब दो, सुहानी कहाँ हो तुम? संध्या के रूम से आवाज आती है, मैं यहां हूं संध्या, तुम अंदर आ जाओ जल्दी से, मुझे डर लग रहा है। संध्या जैसे ही दरवाजा खोलती है, अंदर सुहानी बैठी हुई थी और पीठ संध्या की तरफ की हुई थी। संध्या झट से सुहानी के पास आकर बैठ जाती है और पूछती है, कौन था वह जो तुम्हें परेशान कर रहा था और तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ था? सुहानी इस पर जवाब नहीं देती है। संध्या उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, डरो नहीं, अब तुम यहां हो, जल्दी से बताओ कौन था वह, कैसा दिखता था? सुहानी इस पर जवाब नहीं देती है तो संध्या तंग होकर उसको पकड़कर झकझोर देती है और बोली, सुहानी बोलो कौन था वह? सुहानी एकदम से अपनी गर्दन को पीठ की ओर घुमा देती है और संध्या उसे देखकर डर जाती है और चिल्ला उठती है, अंकिता तुम? अंकिता कहती है, हाँ मैं, अब अगला नंबर तुम्हारा ही था और मैंने ही कॉल किया था। सुहानी नहीं हूं मैं अंकिता हूं। संध्या अंकिता की बॉडी देखकर डर जाती है, क्योंकि जैसा हाल उन डॉक्टरों का हुआ था वैसा हाल ही सुहानी का था। पेट फटा हुआ, आंखें निकली हुई, बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून और अधजली हुई। संध्या की चीख नहीं निकल पा रही थी, सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। संध्या बोली, हाथ जोड़कर बोलती हूं, मुझे छोड़ दो अंकिता, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि यह लोग जिंदा बॉडी में से ऑर्गन निकालकर भेज रहे हैं। अंकिता कहती है, तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुम अनजान थी, और तुम तो मेरी इकलौती सहेली थी और तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया। शर्म आनी चाहिए तुझे, लोग दोस्ती करना भूल जाएंगे। अब तुझे सजा भगवान नहीं, मैं दूंगी। अंकिता उसका गला दबा देती है और वहीं उसे मार डालती है। उसका सिर धड़ से अलग करके बाहर फ्लैट के दरवाजे पर रखकर गायब हो जाती है। इधर सिक्योरिटी सुहानी को ढूंढते हुए संध्या के फ्लैट पर आ जाते हैं, लेकिन संध्या के फ्लैट के दरवाजे पर संध्या का कटा हुआ सर देखकर वो घबरा जाते हैं और थाने में फोन लगाकर जानकारी दे देते हैं कि संध्या का मर्डर हो चुका है और अब सुहानी भी शायद मर चुकी है। लेकिन सुहानी का वापस फोन आता है और बोलती है कि मुझे शायद संध्या ने कॉल किया था,
लेकिन कॉल नहीं लगा था। मैं उस समय हॉस्पिटल में थी, इमरजेंसी के लिए गई हुई थी। कांस्टेबल कहते हैं, नहीं नहीं, आपके घर से तो हम आ रहे हैं, क्योंकि आपका कॉल आया था संध्या मैम को और आपने बोला था कि आपकी जान को खतरा है। सुहानी चौंकते हुए बोलती है, मैंने कब बोला ऐसा? मेरा तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, इसलिए जैसे ही नेटवर्क आया मेरे पास में मैसेज आने लगे कि संध्या मुझे कॉल कर रही थी। कांस्टेबल कहते हैं, मैम, संध्या का मर्डर हो चुका है, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। इंस्पेक्टर शशिकांत फिर से सुहानी से पूछताछ करने लगते हैं कि जब तुमने संध्या को फोन किया कि तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम कहाँ थी? इधर सुहानी कहती है कि मैंने कोई फोन नहीं किया था, मेरा तो नेटवर्क नहीं आ रहा था और मैं हॉस्पिटल में थी क्योंकि एक इमरजेंसी आ गई थी और उस टाइम पर नेटवर्क नहीं था और मैंने कोई फोन नहीं लगाया संध्या को कि मेरी जान खतरे में है। तो इंस्पेक्टर शशिकांत कहते हैं, तो फिर तुम्हारे फ्लैट पर कौन था और तुम्हारे मोबाइल से फोन कौन लगा रहा था? सुहानी ने कहा, आप मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए और कॉल डिटेल निकाल कर देख लीजिए कि संध्या ने मुझे फोन कब लगाया था। मैंने ही उसे फोन नेटवर्क आने पर लगाया था। इंस्पेक्टर शशिकांत बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद से रखना है और थोड़ा बच के रहना, साथ ही हो सके तो प्रोटेक्शन ले लेना। मैं तुम्हारे घर पर कांस्टेबल भेज रहा हूं, अब 2 नहीं 4 आएंगे। सुहानी कहती है, ठीक है, आप भेज दीजिए। वैसे मेरी जान को तो खतरा नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए 5 महीने ही हुए हैं। शायद इन लोगों की किसी से दुश्मनी होगी, मुझे तो यहाँ अभी कोई जानता भी नहीं है। इंस्पेक्टर शशिकांत कहता है, फिर भी ले लो, क्या भरोसा तुम अगली हो तो? सुहानी कहती है, ठीक है, आप भेज दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंस्पेक्टर शशिकांत कहते हैं, आज के बाद तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी, अगर जाना है तो कुछ समय के लिए ही जाना और ज्यादातर अपने फ्लैट पर ही रुकना क्योंकि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। सुहानी ठीक है कहकर अपने फ्लैट पर आ जाती है और मोबाइल अनलॉक करके संध्या और बाकी लोगों के फोटो देखने लगती है और रोने लगती है कि क्यों हुआ इन लोगों के साथ ऐसा। सब इतने अच्छे लोग थे, आखिर कौन था वह जिसने इनका बेरहमी से कत्ल कर दिया? मैसेज में देखते देखते उसे संध्या का एक आखिरी मैसेज मिल जाता है। उस पर लिखा था, अंकिता। अंकिता का नाम देखते ही सुहानी सोचती है कि आखिर अंकिता कौन है, मुझे ही कुछ पूछना पड़ेगा। तो सुहानी संध्या के घर वालों से पूछ बैठती है कि अंकल, यह अंकिता कौन थी? अंकल अंकिता का नाम सुनकर रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा, अंकिता और संध्या दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो बचपन से ही साथ में रहती थी और जब अंकिता का सिलेक्शन MBBS के लिए नहीं हुआ और संध्या का हो गया तो फिर दोनों अलग अलग हो गए। संध्या आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई थी और अंकिता यहीं पर रहकर नर्सिंग कर रही थी। अंकिता के माता पिता बहुत गरीब थे तो वह इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे। साथ ही संध्या भी पढ़ने में होशियार थी, वह भी कभी कभी अंकिता की हेल्प कर देती थी। लेकिन एक दिन अंकिता और उसके माँ बाप का देहांत हो जाता है कोरोना वायरस के कारण। संध्या उनकी खूब मदद करती है, उन्हें बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन तीनों नहीं बच पाते हैं। अंकिता की तो शादी भी हो चुकी थी, लेकिन बेचारी की किस्मत देखो, शादी को साल भर भी नहीं हुआ था और उसका पति सेना में था और वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक में उसका पति मारा गया था। बेचारी पेट से थी 3 महीने से। अब अंकिता भी नहीं रही और मेरी बेटी संध्या भी नहीं रही। फूटी किस्मत हमारी, संध्या जैसी बच्ची को हमने खो दिया, अब क्या होगा हमारा बेटा? सुहानी उन्हें कहती है, अंकल, जो होना था वह तो हो गया, भगवान ने उसे जल्दी ही बुला लिया, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप चिंता ना करें। संध्या का पिता रोते हुए थोड़ा चुप हो जाता है और सुहानी उन्हें आश्वासन देकर वहां से चली जाती है और सोचती है, आखिर अंकिता का नाम संध्या ने क्यों लिया? क्या अंकिता ने कत्ल किया है? लेकिन अंकल के हिसाब से तो वो कब की मर चुकी है, उसके माँ बाप भी मर चुके हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन सुहानी अंकिता के घर जा पहुंचती है। अंकिता के घर के बाहर ताला लगा हुआ था।
लेकिन आसपास देखकर वह ताला तोड़कर घर में घुस जाती है। घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा हुआ था, मकड़ी के जाले लेटे हुए थे, हर जगह धूल ही धूल थी और खूब अंधेरा घर के अंदर था। सुहानी जाकर खिड़कियां खोलती हैं, फिर वह अंकिता की तस्वीर और उसके माँ बाप की तस्वीर अपने सामने पाती है। सुहानी देखकर सोचती है शायद यही अंकिता है। फिर वह अलमारी खोलकर देखती है। अलमारी के अंदर कपड़े रखे हुए थे जो अब खराब हो चुके थे। उसमें एक एल्बम रखी हुई थी जो अंकिता की शादी की थी। शादी की एल्बम देखने के बाद में वह उसके मम्मी पापा के साथ की फोटो देखती है और सोचती है कि कितना खुशहाल परिवार था और वो उजड़ गया। और साथ में उसे कुछ मेडिकल रिपोर्ट भी मिलती है जो उसके हॉस्पिटल से थे जब वो काम करती थी। ये ब्लड रिपोर्ट उसके मम्मी पापा के और उसके थे। कोरोना की रिपोर्ट भी उसमें बताई गई थी जो पॉजिटिव थी। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और थी, साथ में दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन थी। सुहानी वहां से सारे रिपोर्ट्स और उसकी एल्बम लेकर आ जाती है अपने घर और हॉस्पिटल में फोन लगाकर रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि अंकिता नाम की लड़की आज से 8 महीने पहले एक्सपायर हुई थी और साथ में उसके मम्मी पापा की भी डेथ हुई थी। उसकी सारी रिपोर्ट मुझे निकाल कर देना, मैं कल आऊंगी। रिसेप्शनिस्ट बोलती है ठीक है मैम, मैं निकाल कर रखूंगी, आप कल आकर देख लीजिएगा। सुहानी फिर अपने घर के काम में लग जाती है, खाना वाना बनाती है, फिर जो कांस्टेबल साथ में थे उनको भी खाना दे देती है। फिर अपने घर वालों से थोड़ी देर बात करके अंकिता के बारे में सुहानी कुछ उनको बताती है। वह अपने पापा को बोलती है पापा, अंकिता का नाम आखिरी में संध्या ने लिया था, लेकिन अंकिता तो मर चुकी थी। उसके घर पर तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी एल्बम को देखकर लग रहा था कि कितना खुशहाल परिवार था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अंकिता के लिए और अब अपनी सहेली संध्या के लिए भी। सुहानी के पापा कहते हैं चिंता मत करो, सच सामने आ ही जाएगा एक दिन, और अपना ख्याल अच्छे से रखना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, कहीं तुम भी। सुहानी कहती है पापा आप चिंता ना करें, मैं यहाँ ठीक हूँ। चोर कांस्टेबल मेरे साथ हैं, इंस्पेक्टर शशिकांत ने इनको मेरे प्रोटेक्शन के लिए भेजा है। ऐसे ही रात हो जाती है। सुहानी अपने कमरे में बैठी हुई थी और सोचते सोचते सो जाती है। सपने में उसे एक साया नजर आता है। वो साया उसी का था जिसका फोटो उसने एल्बम में देखा था। वह अपने हाथ में एक बच्चा ली हुई थी। सुहानी उसके पास जाती है और अंकिता को पूछती है क्या तुम ही अंकिता हो? इस पर अंकिता जवाब देती है हाँ मैं ही हूं। सुहानी कहती है और यह तुम्हारा बच्चा है? अंकिता कहती है हाँ यह मेरा ही बच्चा है। जब सुहानी उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर देखती है तो वह बच्चा मात्र 3 महीने का अविकसित बच्चा होता है। सुहानी उसे देखकर डर जाती है और अंकिता को वापस दे देती है। अंकिता कहती है क्या हुआ सुहानी, डर गई क्या? यही डर मैंने बाकी चारों में भी देखा था, इसलिए उन्हें मार भी दिया। मैंने वही लोग मारे हैं जो मेरे माँ बाप, मेरे और मेरे बच्चे के मौत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुझे आखिरी सांस तक मेरा। और अंकिता चीखने लगती है। उसकी चीख से ऐसा लग रहा था जैसे कि बादल फट जाएंगे और सुहानी के कान फटे जा रहे थे। अंकिता फिर अपनी कहानी बताती है कि उसका और संध्या का रिलेशन कैसा था और इतना कुछ कैसे हो गया। अंकिता बताती है कि मैं और संध्या दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे। हमारा सुख दुख, हंसी खुशी सब साथ था। साथ ही मेरे मम्मी पापा और उसके मम्मी पापा परिवारों का रिलेशन भी अच्छा था। हम बड़े होते रहे और थोड़े समझदार होते रहे। हम दोनों ने साथ में MBBS के लिए टेस्ट दिया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन ना हो पाया क्योंकि कुछ मार्क्स कम हो गए थे और संध्या का भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके पापा पैसे वाले थे तो उसका डोनेशन देकर दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया। लेकिन मैं ठहरी गरीब की बेटी, तो मैंने आगे अपनी BSc की पढ़ाई ऐसे ही जारी रखी और नर्स की नौकरी कर ली। कुछ सालों बाद संध्या भी आती है और यहाँ के हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग ले लेती है। संध्या कहती है कि अंकिता तुम तो मेरे साथ ही रहो और हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में रहेंगे तो दोनों का मन भी लगा रहेगा और हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन मैंने संध्या को कहा कि तुम्हारी नई ज्वाइनिंग है, तुम आराम से हॉस्पिटल के माहौल में घुल मिल जाओ।
उसके बाद ही मैं वहां पर आऊंगी। ऐसे ही 2 साल निकलते हैं और मेरी सगाई हो जाती है। मेरा होने वाला पति बहुत ही अच्छा इंसान था। इंडियन आर्मी में सूबेदार के पोस्ट पर था और वह उस समय कश्मीर में तैनात थे। समय निकलता है और मेरी शादी उनसे हो जाती है। उनका नाम शमशेर था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब वह यहीं थे और उन्होंने कहा था कि मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ में रहने के लिए आया हूं, लेकिन छुट्टी जल्दी खत्म हो जाती है। कश्मीर में पत्थरबाजों ने नाक में दम कर रखा था। साथ ही कुछ आतंकवादी हमला होने के कारण उनकी छुट्टी रोक दी गई थी। वह वापस अपना फर्ज अदा करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद ही उनकी मौत की खबर आती है और मैं टूट जाती हूँ। हाय मेरी किस्मत, अभी तो मेरा बच्चा 3 महीने का ही था और यह हादसा हो गया। मैंने जैसे तैसे अपने को संभाला और यह सोचती रही कि वह शहीद हुए हैं और किस्मत को यही मंजूर था। लेकिन एक और मुसीबत मेरे ऊपर आई। कोरोना से लॉकडाउन लग गया और पापा को भी कहीं से कोरोना हो गया। पापा से मम्मी को कोरोना हो गया। उन दोनों की हालत बिगड़ने लगी। मैंने फिर संध्या को फोन किया कि संध्या, मम्मी पापा को कोरोना हो गया है, तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। संध्या कहती है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आने की तैयारी करो, मैं यहाँ से एम्बुलेंस भेज रही हूँ। मम्मी पापा को भर्ती कर लिया जाता है। संध्या इसमें बहुत हेल्प करती है, लेकिन उसकी हेल्प के पीछे कारण क्या था वह मुझे फिर बाद में पता चला। मम्मी पापा को नॉर्मल सर्दी खांसी थी, साथ में कुछ कोरोना के सिम्टम्स थे, लेकिन कोरोना के इलाज के नाम पर सीधा बस बोतल और ग्लूकोज दी गई और जो नॉर्मल दवाई सर्दी खांसी की थी वह दी गई। उस समय इंजेक्शन लग रहे थे रेमडेसिविर के, वह नहीं दिए गए। पापा और मम्मी को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं पा रहे थे। हॉस्पिटल में अवेलेबल थे, लेकिन संध्या ने इसमें मुझे कोई मदद नहीं दी। जब मैंने संध्या को कहा कि मम्मी पापा को सांस नहीं आ रही है, तो संध्या ने कहा, देखो अंकिता, जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आ जाता है इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूं। तो मैंने कहा कि तुम्हारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो संध्या कहती है, ठीक है मैं कुछ करती हूं। इतना कहकर वो हॉस्पिटल से चली जाती है। हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। अगले दिन मम्मी पापा को बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी। संध्या ने कहा है कि यह हॉस्पिटल का रूल है कि अगर आप जब तक सिलेंडर का पैसा नहीं जमा करवाओगे आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। मैं मायूस होकर कहती हूँ, सुहानी, पैसा तो इलाज में ही चला गया, मेरे पास तो कुछ बचा भी नहीं है और मात्र 20,000 रुपए मेरे पास में है। अगर यही खर्च हो गए तो मम्मी पापा का इलाज कैसे होगा। संध्या कहती है कि तुम चिंता न करो, मैं हूं और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। वह अपने वार्डन प्रमोद को कहती है कि जाओ इसे एक सिलेंडर दे दो और 20,000 ले लेना। प्रमोद 20,000 रुपए लेकर मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दे देता है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ ज्यादा भरा हुआ नहीं था। उसमें 2 दिन की ऑक्सीजन ही थी। एक ऑक्सीजन केवल उसके पापा को दी जा रही थी। धीरे धीरे मां की तबीयत भी खराब होने लगती है और फिर सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। फिर मैंने संध्या को बोला कि एक सिलेंडर और दिला दे, नहीं तो मम्मी मर जाएगी। संध्या कहती है, ठीक है मैं कुछ करती हूं, और चली जाती है। अगले दिन फिर वह आती है तो फिर वही रोना धोना कि 20,000 दो, नहीं तो सिलेंडर में नहीं दिला पाऊंगी। मैंने कहा, तुम पैसे दे दो, मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। तो संध्या कहती है, अभी तो मुझे 3 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है और मैं पापा से भी नहीं मांगती हूं। तुम चाहो तो पापा से ट्राई कर लो। मैंने संध्या के पापा को भी बोला, लेकिन संध्या के पापा ने ये कहकर टाल दिया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, धंधा बंद हो चुका है, बस कुछ पैसे ही बचे हुए हैं जिससे हमारा घर चल रहा है। संध्या के आने जाने का खर्चा और बाकी दूसरा खर्चा भी मुझे देखना पड़ रहा है, इस बात को समझो। मैंने मायूस होकर संध्या के पापा को ठीक है कहकर फोन काट दिया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ था। इधर मैंने वार्डन प्रमोद से मिन्नतें की, लेकिन प्रमोद ने मना कर दिया कि मैं बिना पैसे के एक भी सिलेंडर नहीं दूंगा, और उधर एक सिलेंडर पापा को जो लगा हुआ था वह भी खत्म हो जाता है।
सिलेंडर खत्म होता देख मैंने संध्या को कहा कि यह सिलेंडर इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया, अभी तो उसको और चलना था। ऑन ऑक्सीजन गैस, सिलेंडर में ऑन ऑक्सीजन नहीं है। तो संध्या कहती है अभी जैसे आ रहा है वैसा यूज कर रहे हैं, अब खत्म हो जाए तो उसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। संध्या उस टाइम इतना बदल चुकी थी कि मुझे अंदाजा भी नहीं लग रहा था कि मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। जा सुन, फिर मैंने हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर पाटिल से बात की तो पाटिल ने भी मुझे यह कहकर नकार दिया कि हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें यह सिलेंडर 20,000 का पड़ा है तो कुछ भी नहीं कमाकर तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इसका हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहो तो कहीं भी जाकर शिकायत कर दो, सभी जगह यही हाल है। मैं इतना टूट चुकी थी कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं अनेश नाम के वार्डन से मिलती हूँ जो सिलेंडर वाले वार्ड में ही प्रमोद के साथ बैठता था। मैंने उससे मदद मांगी, लेकिन अनेश और प्रमोद को कुछ और ही चाहिए था। मेरी लाख मिन्नतें करने के बाद में अनेश ने अपनी शर्त रखी कि अगर तुम मेरे साथ 1 घंटा बिता लो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा कि 1 घंटा बिता लो मतलब समझ नहीं आया। तो अनेश ने सीधा सीधा बोला मेरे साथ 1 घंटे के लिए सो जाओ, तुम्हें 1 सिलेंडर मिल जाएगा। इस बात पर मेरे अनेश को चांटा मार दिया और वहां से चली गई। तो पीछे से जवाब दिया अब तुम्हें कभी भी सिलेंडर नहीं मिलेगा, पैसे भी लेकर आओगे तो भी नहीं दूंगा, जाओ जिसको शिकायत करनी है कर दो। और मैं वहां से रोती हुई चली गई। मेरे पीछे पीछे प्रमोद आता है और मुझे समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे, समझो इस बात को, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, अगर वह जिंदा रहे तो कम से कम उनकी आस में तुम जिंदा तो रहोगी, नहीं तो तुम्हारा आगे पीछे कौन है, अब यह बताओ कैसे रहोगी। तुम्हारा तो पति भी मर गया, मैंने सुना है 6 महीना हो गया उसको, कैसे दिन निकलता होगा तुम्हारा। चलो बच्चों जैसी बातें मत करो, और 1 घंटा वह बोल रहा है ना तो उसको आधा घंटा दे देना, आधा घंटा मुझे दे देना, ठीक है। फिर मैंने प्रमोद को कहा मैं प्रेग्नेंट हूं 3 महीने की। तो प्रमोद कहता है कि 3 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, मेरी बात मानो, चलो नहीं तो यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और मुझे उन दोनों राक्षसों के साथ हम बिस्तर होना पड़ता है, और फिर वह दोनों शर्तों के अनुसार मुझे 1 सिलेंडर दे देते हैं, जिससे मैं अपने दोनों माँ बाप को जिंदा रख रही थी। धीरे धीरे उनकी हालत सुधारने लगती है, लेकिन जो मेरी आत्मा घायल हुई थी उसका क्या। मैंने संध्या को यह बात बताई कि तुम्हारे वार्डन ने मेरे साथ ऐसा किया। तो संध्या ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, चलता है, इतना कुछ बड़ा नहीं हो गया है, सोचो मत। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी बचपन की सहेली अब इतना बदल चुकी थी। धीरे धीरे मेरे माँ बाप ठीक हो रहे थे, इस चीज की खुशी थी। लेकिन जब मैं रात को अपने घर आई और अगले दिन जब मैं वापस अपने माँ बाप से मिलने के लिए गई तो मैं सीधा अपने पापा के पास जाकर बोली कैसे हो पापा, आप ठीक है। तो मुझे पापा और मम्मी का कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने हाथ की नसें चेक की तो पता चला कि वह अब नहीं रहे। डॉक्टरों ने मुझे उनसे दूर कर दिया और कहा कि तुम्हारे माँ बाप तो रात को ही मर गए थे, अचानक उनकी सांस बंद हो गई और जल्दी से अब इनका अंतिम संस्कार करो। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो बिल्कुल ठीक थे। उनमें अब फर्क नजर आ रहा था कि वह धीरे ठीक हो रहे हैं, कैसे मर सकते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं मर गए तो मर गए, हम क्या कर सकता है, बहुत सारे मरीज मर रहे हैं, इनमें से तेरे माँ बाप भी मर गए तो हम क्या कर सकते हैं। अब मैं टूट चुकी थी, रोए जा रही थी। माँ बाप की लाश को लेकर एम्बुलेंस सीधा शमशान घाट पहुंचती है और मैं उनका दाग करने के लिए आगे आती हूं। मैंने साथ लाए हुए आदमी को बोला कि कृपया करके मुझे इनका मुंह तो दिखा दीजिए। तो बोलते हैं कि मुंह नहीं दिखा सकता हूं, वायरस फैल जाएगा। ऐसा बहाना बनाकर वह मेरे माँ बाप का मुंह भी नहीं दिखाता है। लेकिन उस समय ही मैंने उनके शरीर से खून टपकता हुआ देखा। लेकिन कोरोना वायरस में तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और इंसान सांस नहीं ले पाता है, तो यह खून कैसा, क्या इनकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पिताजी और माँ के दाह संस्कार के बाद में सीधा हॉस्पिटल गई और मैंने खूब कोशिश की यह जानने की
कि उनकी बॉडी से खून क्यों निकल रहा था, लेकिन संध्या ने मुझे जवाब दिया है कि कोरोना वायरस से इंटरनल ब्लीडिंग भी कई बार हो जाती है, ऑर्गन फेल हो जाते हैं। ऐसा मुझे टालकर बहाना बनाकर वहां से भेज दिया गया। इसके अलावा और कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। मैं इतना टूट चुकी थी, अब मेरे साथ कोई नहीं था। न माँ बाप थे, न शमशेर था। अब मैं अकेली थी और मेरे पेट में पल रहा 3 महीने का बच्चा था। धीरे धीरे मेरी संध्या से भी बात होना बंद हो गई और अब तो उसके माँ बाप भी मुझसे कुछ ज्यादा बात नहीं करते थे। बस संध्या की माँ कभी कभी आकर मेरा हाल चाल पूछ लिया करती थी और छोटी मोटी मदद कर दिया करती थी। लेकिन अभी कुछ और होना भी बाकी था। रात के 10 बज रहे थे और मैं कुछ काम करते हुए सोने की तैयारी कर रही थी। अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाता है। मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ तो सामने प्रमोद और अनेश को देखती हूँ, जो नशे में धुत थे और कह रहे थे कि हमको तुम्हारी ज़रूरत है, आज हमारे साथ पूरी रात बिता लो, तुम्हें जो चाहिए वह हम तुम्हें लाकर देंगे। मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल लिया और घर में घुस गए। मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरे मुंह पर पट्टी बांधी। मेरे साथ पूरी रात उन्होंने, ये कहती हुई अंकिता रोने लगती है। अंकिता कहती है, मेरे साथ पूरी रात उन्होंने बलात्कार पर बलात्कार किया और कांच के टुकड़े शरीर के अंदर डाल दिए थे और जगह जगह उन्होंने चाकू से निशान बना दिए। उन्हें इतना रहम भी नहीं आया कि मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा है। मैं पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और अपने आप को कोस रही थी। साथ में भगवान को भी कोस रही थी कि इसी दिन के लिए मुझे इतना बड़ा किया था। कहाँ है तू? प्रमोद हंसते हुए कहता है, कोई भगवान नहीं होता है, यहीं पर मरना होता है। ठीक है, और वैसे भी तेरे माँ बाप का तो बिल चुका नहीं पाई थी, तो तेरे माँ बाप के पार्ट्स निकाल कर ही हमने बेच दिए हैं। इससे हमारे हॉस्पिटल को भी फायदा हुआ और हमारे 2 डॉक्टर बड़े ही एक्सपर्ट हैं, उमेश और मनोहर सर। वो हर बार हमारी करतूतों से हमें बचा लेते हैं। और तुम्हारे माँ बाप के शरीर से ऑर्गन निकालने वाले यह दोनों ही तो डॉक्टर थे। बहुत ही सफाई से काम करते हैं, पता ही नहीं चलता कि बॉडी से कुछ छेड़छाड़ की गई है। और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप को कोरोना था नहीं, वह तो ठीक हो चुके थे, बस जबरदस्ती उनको मार दिया गया था और बेहोशी की हालत में ही उनका ऑपरेशन करके उनके सारे पार्ट निकाल दिए थे। मैं चिल्ला उठती हूँ, हे भगवान, सब कुछ छीन गया मेरा और आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और अचानक मेरे पेट में बहुत ही भयंकर दर्द हो उठता है। लेकिन फिर भी अनेश और प्रमोद सुबह 5 बजे तक मेरे साथ बारी बारी से रेप करते रहे। फिर मेरी मौत हो गई। मौत के साथ भी उन्होंने इतना गंदा खेल खेला जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। जब अनेश रेप कर रहा था तभी मेरी मौत हो गई थी, लेकिन अनेश फिर भी मेरा रेप करता रहा। जब प्रमोद फिर से रेप करने के लिए आया तब उसे पता चला कि मैं मर चुकी हूं। प्रमोद का नशा उतर जाता है और अनेश को कहता है कि यह मर चुकी है, अब हमें जेल हो जाएगी, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे पुलिस से। तो अनेश कहता है, तुम चिंता न करो, मैं मनोहर सर को फोन लगा देता हूं, वह कुछ जुगाड़ कर ही देंगे। अनेश मनोहर सर को फोन लगाता है और कहता है, हमारे पास एक बॉडी है, उसमें आपको कुछ फायदा भी हो सकता है। लावारिस लाश है, लेकिन हमसे गलती हो गई है। मनोहर बोलता है, क्या गलती हुई तुमसे? अनेश कहता है, मैंने और प्रमोद ने मिलकर इस लड़की का रेप किया, लेकिन वह मर गई। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हमें जेल हो जाएगी और हमें जेल हुई तो आप ही पछताओगे। तो उमेश कहता है, ठीक है, उस लाश को यहाँ पर ले आओ। वह लोग मेरी लाश को ले जाकर हॉस्पिटल में रख देते हैं। जब उमेश आकर मेरी लाश देखता है, फिर प्रमोद को देखकर कहता है, तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी, यह पेट से थी, थोड़ा बहुत तो ध्यान देते। उसका बच्चा भी मर चुका है अंदर, वह भी मुश्किल से 3 महीने का ही होगा। इतना क्या गर्मी तुम्हारे अंदर? अरे तुम दोनों के घर में बीवियां होते हुए भी तुम दूसरी औरतों पर गलत नजर मारते हो और उनका फायदा उठाते हो, किसी दिन फंसोगे तुम दोनों। तो मनोहर कहता है, इसके शरीर में कुछ बचा है कि नहीं, या सब कुछ तुमने नोच लिया है? उमेश कहता है,
चीड़ फाड़ कर ही देखना होगा कि क्या काम का है और क्या नहीं। इसकी आंखें काम की है, आंखें से कमाया जा सकता है। वैसे और देखा जाए तो उसकी किडनी भी ठीक ही है और हार्ट भी ठीक है, चल सकता है। अभी एक पेशेंट आया हुआ है, हार्ट का है, तो इसका ब्लड ग्रुप ओ है और उसका भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मामला चल जाएगा। उसको बोल देना कि 15 लाख रुपए लगेंगे, हमारे पास में इमरजेंसी में एक हार्ट आया हुआ है। फिर वह मेरी लाश के साथ छेड़छाड़ करके मेरी लाश को एक लावारिस की तरह जला देते हैं, जैसे कि मैं कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हुई थी। और इन लोगों का जो मेन लीडर है वह पाटिल ही है, जो काले कारनामे करवाकर गरीब इंसानों के बच्चों के साथ और उन लोगों के साथ ज्यादती करता है और उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करता है। नहीं छोड़ूंगी उसे भी मैं, आने दो। क्योंकि संध्या भी इसमें शामिल थी। उसे मेरी लाश को देखकर तरस भी नहीं आया, वह अनजान जैसे देखकर चली गई। एक नर्स आकर कहती है कि एक औरत मर गई डिलीवरी के दौरान, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, क्या करे सर। उमेश कहता है कि उसका बच्चा कैसा है। नर्स कहती है वो बिल्कुल ठीक है। मनोहर कहता है कि इस बच्चे को अपने पास रखो और उस औरत की बॉडी को श्मशान घाट में जला दो। 2-3 कस्टमर आए थे, वह बोल रहे थे कि कोई नवजात बच्चा मिल जाएगा, शायद वह अपने काम आ जाए। इस बच्चे की गोद भी ले लेंगे और हम उनसे मुंह मांगी कीमत भी ले लेंगे। प्रमोद कहता है सर बच्चे का परसेंट कितना बनता है। मनोहर कहता है बच्चा अगर 5 लाख में बिका है तो उसका 10%, मेरा मतलब 50,000, वह भी पाटिल सर खुद देते हैं। अब तो बाकी किडनी और हार्ट का सबका अलग अलग होता है। किडनी पर मेरा 15% है और संध्या को इसमें 17% मिलता है, क्योंकि वह हार्ट स्पेशलिस्ट है तो वह बड़ी बारीकी से इसको निकाल लेती है और ट्रांसप्लांट भी कर देती है। 15 लाख का हार्ट है तो उस हिसाब से उसे 15% मिल जाता है। पाटिल सर हमें देते हैं, हमारा भी 10% कभी 15% ऐसा ही चलता है, तो हमें सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कमीशन ही सबसे बड़ी इनकम का सोर्स है। अनेश प्रमोद को कहता है देखो इनकी सैलरी भी तो पता नहीं क्या है, लेकिन इनकी इनकम कितनी है और हमें देख लो 25,000 30,000 पर पड़े हुए हैं। तो उमेश कहता है जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, और तुम्हारी करतूतों की वजह से हमको भी पैसा खर्च करना पड़ता है, समझे तुम, नहीं तो तुम हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हो। इसीलिए अपने काम से काम रखो और आज के बाद में ऐसा फालतू काम मत करना। ये तो ठीक है, इसके आगे पीछे कोई नहीं था। अगर कोई पावरफुल खानदान वाला मिल गया ना तो तुम भी मुसीबत में पड़ोगे और हमें भी मुसीबत में डाल दोगे। अंकिता कहती है तभी मैंने फैसला कर लिया था कि इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जब तुम 5 महीने इस हॉस्पिटल में काम करने के लिए आई तो तुम भी मेरी टारगेट पर थी। मुझे लगा तुम बाकी डॉक्टर जैसी ही होगी, लेकिन मैं गलत थी। तुमने गरीबों की सेवा की जिसके पास पैसे नहीं थे, उनका भी तुमने फ्री में इलाज किया। बहुत अच्छी हो तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। ये सारे सबूत जो भी मैंने तुम्हें बताया है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के, तुम्हारे हाथ जोड़कर बोलती हूँ इंस्पेक्टर शशिकांत को जरूर बताना कि यहाँ पर यह गोरख धंधा चलता है। कुछ ऐसा करना कि इन लोगों का भांडा फूट जाए। और डॉक्टर पाटिल आने ही वाला होगा, मैं अब वहाँ जाती हूँ और उसे भी मौत के घाट उतार दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और उससे गवाही लेनी होगी। अपना कैमरा तैयार रख लेना, साथ ही पुलिस को कॉल कर देना। सुहानी कहती है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, तुम चिंता ना करो, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। सुहानी डॉक्टर पाटिल को कॉल कर देती है और पूछती है कि सर आप आ गए हो। पाटिल कहता है हाँ मैं आ गया हूं, सुबह ही आ गया था, कहो क्या काम है। सुहानी कहती है मुझे आपसे अभी मिलना है, कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझे पता चल चुका है कि यह कत्ल कौन करवा रहा है। डॉक्टर पाटिल कहता है क्या बात कर रही हो तुम, कहाँ हो अभी। सुहानी कहती है मैं अभी अपने घर हूं, मैं अभी आपके घर आ रही हूं। और सुहानी इंस्पेक्टर शशिकांत को भी फोन लगाकर बुला लेती है और सारी बातें उनको बता देती है। शशिकांत कहता है ठीक है, बट ध्यान से, कहीं तुम्हें जान का खतरा ना हो जाए। सुहानी कहती है आप चिंता ना करें, मेरे साथ अंकिता है। सुहानी पाटिल के घर पहुंच जाती है
पाटिल दरवाजा खोलता है, सुहानी को सामने पाता है और जल्दी से सुहानी को बोलता है, फटाफट अंदर आ जाओ, बताओ कौन है वह, मुझे भी तो पता चले, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। सुहानी कहती है, सर आप थोड़ा पानी ला दीजिए, बहुत प्यास लगी है। पाटिल कहता है, तुम यहां सोफे पर बैठो, मैं अभी आया। इधर सुहानी चुपके से एक कैमरा चालू करके गमले में छुपा देती है। डॉक्टर पाटिल पानी लेकर आता है। सुहानी पानी पीकर बैठ जाती है। इधर अंकिता अदृश्य होकर पाटिल पर नजर रख रही थी। पाटिल पूछता है, कौन है वह, जल्दी से बताओ। सुहानी कहती है, वह सभी लोग बड़े ही चालाक और अपने हॉस्पिटल से ही हैं। मतलब इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट उतारकर अपने फायदे के लिए उनका कत्ल किया है। पाटिल कहता है, कौन है वह, जल्दी से बोलो, पहेलियां मत बुझाओ। सुहानी कहती है, बताती हूं जल्दी ही, क्या है। उसमें डॉक्टर उमेश, मनोहर, संध्या और 2 वार्डन अनेश और प्रमोद भी शामिल थे। मुझे तो लगता है पूरा हॉस्पिटल ही शामिल है इस कांड में, और आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो एमडी है ना। तो आपके कहे अनुसार ही सब यह गोरख धंधा चल रहा था। पाटिल गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कह रही हो तुम, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, मैं एमडी हूं हॉस्पिटल का। ठीक है, फालतू बात मत करना और समझ जाना, इतनी फालतू बात करने के लिए तुम आधी रात को मेरे घर पर आई हो। सुहानी ने कहा, अंकिता को जानते हो आप। पाटिल कहता है, कौन अंकिता, मैं किसी अंकिता को नहीं जानता। सुहानी ने कहा, वही अंकिता जो कुछ महीनों पहले आपके हॉस्पिटल में आई थी। उसके माँ बाप जिंदा थे, बिल नहीं चुका पाए तो तुमने कहा माँ बाप के शरीर के पार्ट्स निकालकर बेच दो। वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, क्या पता चलेगा। क्यों सर, सही बोला ना मैंने, यही बोला था ना आपने। पाटिल कहता है, तुम्हें इतनी बातें कैसे पता चली, जरूर तुम्हें संध्या ने बताया होगा। सुहानी ने कहा, संध्या तो कब की मर चुकी है, आपको भी पता है। न उमेश बचा है, न मनोहर बचा है, न वह दोनों वार्डन बचे। लगता है अब अगला नंबर आपका ही है, वह कातिल आपका इंतजार ही कर रहा है। पाटिल उठता है और सुहानी को 2 थप्पड़ खींचकर मार देता है और उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक देता है और कहता है कि तुम्हें इतनी बातें किसने बताई, मुझे ये बताओ पहले, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तुम्हारे घर वालों को यह भी पता नहीं चलेगा तुम कहाँ गई। सुहानी कहती है, मुझे यह सब अंकिता ने बताया है। पाटिल कहता है, अंकिता कैसे बताएगी तुम्हें, वह तो कब की मर चुकी है। सुहानी कहती है, अंकिता भले ही मर चुकी हो, लेकिन उसकी आत्मा ने आकर मुझे सब कुछ बताया है, तुम्हारी करतूतों के बारे में, किस तरह उस बेचारी के साथ तुमने गलत किया। पहले उसके माँ बाप को मार दिया, उसके साथ रेप हुआ, फिर उसके शरीर से कुछ नहीं निकाल पाया तो उसकी आंखें निकाल कर ही तुमने बेच दी। बेचारी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी, तुम लोगों को कुछ भी तरस नहीं आया, संध्या को भी नहीं आया, जबकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मुझे शर्म आती है, मैं ऐसे हॉस्पिटल में काम करती हूँ। पाटिल कहता है, तुम अभी हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं जानती हो, अभी अभी तुम्हारी नई ज्वाइनिंग हुई है। यह सब तुम्हें आगे भी करना होगा, क्योंकि यही काम ही हमारे हॉस्पिटल के खर्चों को उठाता है और हमारी सैलरी और बाकी चीज़ों को मेंटेन रखता है। इसलिए हमें यह सब करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, और वैसे भी तुम क्या कर लोगी मेरा। हाँ, ये सब मेरा ही करा धरा है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने चेंज करवा दी थी अंकिता की कि उसे कोरोना वायरस हुआ था, जबकि वह प्रेग्नेंट थी और रेप के कारण मर चुकी थी। मैंने प्रमोद और अनेश को सख्त हिदायत दी थी कि आज के बाद तुम किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करोगे वरना फांसोगे। वो भी मेरे लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन साले थे तो हरामी, आए दिन कुछ ना कुछ कांड करके पकड़ा जाते थे और छुड़ाना मुझे पड़ता था। और उमेश तो बस बच्चों पर लट्टू था, कोई भी लावारिस लाश मिली बस उसका खेल शुरू हो जाता था, पार्ट्स निकालो और बेचो। बच्चा अनाथ है तो उसको किसी पैसे वाले को बेच दो और कमीशन ले लो, यही तो काम था। सुहानी ने कहा। और संध्या का क्या काम था? पाटिल ने कहा। संध्या तो बस अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करती थी लावारिस लाश से। जो कोई पैसा नहीं दे पाता था तो उसको मरा घोषित करके उसका हार्ट निकाल देती थी,
और बाकी पार्ट मनोहर और उमेश निकाल लेते थे। इसमें हम तीनों चारों नहीं हैं, पूरा का पूरा हॉस्पिटल शामिल है। पाटिल कहता है, अब तुम्हें वैसे भी यह बात पता चल चुकी है तो तुम्हारा जिंदा रहना भी ठीक नहीं हमारे लिए। अब तुम भी मरोगी। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इधर पाटिल सुहानी को मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है और अपनी पूरी ताकत से उसका गला दबाता है। इधर अंकिता आ जाती है और अंकिता अपने हाथ से पकड़कर पाटिल को उठाकर फेंकती है और पाटिल दीवार पर जा टकरा के नीचे गिर जाता है। अपने सामने इतने भयंकर रूप को देखकर वह भी घबरा जाता है और बोलने लगता है, कौन हो तुम? अंकिता कहती है, नहीं पहचाना मुझे? कैसे पहचानोगे? मेरा जो हाल किया है तो तुम क्या कोई और भी नहीं पहचान पाएगा मुझे? मैं अंकिता हूं, अंकिता, और तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूं। जहां सबको पहुंचाया है आज तुम भी वहीं पहुंच जाओगे। नर्क के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, वहां पर और अच्छे से सजा मिलेगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। पाटिल कहता है, मुझे माफ कर दो अंकिता, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा और अपना हॉस्पिटल में सही तरीके से चलाऊंगा। मुझे बस एक बार माफ कर दो अंकिता, बस एक बार माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, तुम मेरे साथ गलत मत करो। अंकिता कहती है, गलत ना करूं तुम्हारे साथ? तुमने न जाने मेरे जैसे लोगों के साथ कितना कुछ गलत किया होगा, उनकी आत्मा कितनी तड़प रही होगी। शर्म आती है तुम्हें? अपने आप पर डॉक्टर कहते हो तुम खुद को। इतने में वहां इंस्पेक्टर शशिकांत आ जाता है और शशिकांत ये सारा माहौल देखकर डर जाता है। शशिकांत सुहानी के पास आकर कहता है, कौन है यह? सुहानी कहती है, यही तो अंकिता है, इसने उन सबको मारा था और मैंने सारी बातें इसकी ही बताई थी आपको, और पाटिल का बयान भी उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। इधर शशिकांत अंकिता को कहता है, अंकिता तुम इसे ना मारो, इसे कानून सजा देगा। अंकित कहती है, मुझे किसी कानून पर कोई भरोसा नहीं है, मैं अपने हाथ से मारकर मेरी आत्मा को शांति दूंगी, मुझे ना रोको तुम। शशिकांत कहता ही रह जाता है और अंकिता उसका सिर धड़ से अलग कर देती है और वैसा ही हाल करती है जो बाकी लाशों का उसने किया था। पाटिल मारा जाता है। अंकिता बोली, शुक्रिया सुहानी, तुम्हारा और इनका सबूत मिलना भी जरूरी था। आज के बाद किसी हॉस्पिटल में ऐसा गलत ना हो, भगवान करे। सबको अपना जीवन जीने का हक है, लेकिन इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं था और मैंने मेरा बदला ले लिया है। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा शुक्रिया सुहानी। इतना कहकर काली परछाई वहां से धीरे धीरे गायब होने लगती है और आखिरी में वह वहां से हवा हो जाती है। सुहानी रिकॉर्डिंग कैमरा इंस्पेक्टर शशिकांत को दे देती हैं और शशिकांत अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सारे सबूत पब्लिक कर देता है। साथ ही कोर्ट उस हॉस्पिटल को हमेशा हमेशा के लिए सील कर देता है और वहां पर जितने भी कर्मचारी थे उनको सबको हिरासत में ले लिया जाता है। उन लोगों के बयान के आधार पर उन पर चार्ज लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो साथियों, आज के लिए हमारी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी और इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक सच्चाई भी आपके सामने खुली होगी। इतने बहुत सारे हॉस्पिटल है जहां पर इस तरह का गोरख धंधा अभी भी चल रहा है। किसी लावारिस इंसान को पकड़कर उसके ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं, तो किसी की आंखों के लेंस निकाल लिए जाते हैं, किसी माँ को मारकर अनाथ बच्चे को किसी और को दे दिया जाता है, या फिर किसी लावारिस जन्मे बच्चे को पैसे वाले परिवार को देकर रुपए लिए जाते हैं, जबकि उस बच्चे के माता पिता जिंदा रहते हैं और वह अपना बिल नहीं चुका पाते हैं। तो यह ज्यादती उन लोगों के साथ में आज भी कहीं ना कहीं पर हो ही रही है। साथियों, आपके सपोर्ट के बिना मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन आप लोगों का हौसला ही मुझे ऐसी जबरदस्त कहानी लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो इस हौसले को टूटने मत दीजिए और आप लोगों की ओर से पूरा सपोर्ट बना के रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए और वीडियो को लाइक करके इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बाकी नेक्स्ट स्टोरी के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं और जल्द ही वो आपको सुनने को मिलेंगी।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।